हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। शेयर कर दें फटाफट से, ठीक है? सभी के सभी लाइक शेयर कर दें। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है, या कहेंगे लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु बीजाणुधानी का निर्माण, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप। का निर्माण, लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है तथा लघु बीजाणुधानी या लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तथा लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। अब आप लोग ध्यान से एक बात सुनिएगा पहले। ये जो क्वेश्चन है हमारा 2011, 13, 10 तो मैं खा गई, सॉरी, 2010, 2013 याद नहीं है मुझे, पर पूरा थोड़ा सा देख ले रही हूँ। 15, 17, 19, 20, 15, 17, 19, 20। देखो, ये तो जो पुराना डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। 2011, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20 लॉन्ग क्वेश्चन है ये। लघु बीजाणुधानी का निर्माण किसे कहते हैं, कैसे होता है तथा लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये रिपीट 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 आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, यूपी 81, नमस्ते यूपी 81, तराना, निशा, कहीं नहीं, राम प्रताप भैया, हाँ देखा कह रही है मैम, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब स्टार्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना भी है इसे, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना भी है। देखो, पहले एक लाइन का डेफिनेशन देख लेंगे कि पुष्प के पराग कणों में, पुष्प के पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। पुष्प के कहां पर, पराग कोश में, कहां पर हो रहा है, अब ये तो आपको पता ही है। पुष्प के पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। यानी कि जो पुष्प है उसके पराग कणों में, सॉरी, पुष्प के पराग कोश के पराग कणों में ही, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, पुष्प के पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये पराग कोश है, ठीक है, ये क्या है, पराग कोश है, बताया था आप लोगों को पराग कोश। और इसके अंदर बन रहे हैं पराग कण, यानी कि पराग, किसी भी पुष्प के पराग कोश के अंदर पराग कणों का बनना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। चलो देखो, जो पराग कोश होता है ना,
पराग के अंदर एक अधोस्तरीय कोशिका होती है। क्या होती है? देखिए, जो परागकोश है, परागकोश के अंदर, नोट डाउन करते चलेंगे आप लोग, जो परागकोश होता है, या कहेंगे हम परागकोश में भी कह सकते हैं या परागकोश के अंदर भी कह सकते हैं। परागकोश में क्या होता है? अधोस्तरीय कोशिका होती है। अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है। परागकोश में एक अधोस्तरीय कोशिका जो होती है वो क्या होती है? विकसित होकर, ध्यान से सुनेंगे, परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका जो है वो विकसित होकर किस में बदल जाएगी? देखो, ऐसा एक ना फ्लो चार्ट सा आप लोग बनाते चलेंगे, जैसे हम बनाते चलेंगे वैसे ही आप लोग भी एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाते चलेंगे, ठीक है। तो परागकोश में जो अधोस्तरीय कोशिका होती है वो विकसित होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रपशु कोशिका में। किस में? प्रपशु कोशिका में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्रपशु कोशिका में। अब ये जो प्रपशु कोशिका है, अब होता है इसमें डिवीजन, या कहेंगे हम विभाजन होता है, ठीक है। अब ये जो प्रपशु कोशिका है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है विभाजन, ठीक है। अब जो इसमें विभाजन होता है, तो विभाजन होने के बाद में जो प्रपशु कोशिका है, अब मेन पॉइंट स्टार्ट होगा या इसका, यहां से भाई ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो प्रपशु कोशिका है इसमें विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद में ये बदल जाती है, या कहेंगे हम कन्वर्ट हो जाती है किसमें? तो नई कोशिकाओं में। उनका नाम क्या है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। पहली का नाम क्या है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है। और जो दूसरी होगी वो क्या होगी? दूसरी क्या होगी? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। दूसरी क्या होगी? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कि परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका थी जो कि विभाजित होकर प्रपशु कोशिका में बदल गई, ठीक है। अब ये जो प्रपशु कोशिका है हमारे पास में, इसमें हुआ विभाजन, ठीक है। इसमें हुआ विभाजन, इसमें डिवीजन हुआ। विभाजन के बाद में प्रपशु कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में बदल गई। यहां तक क्लियर है सभी को? रूपेश, गुड इवनिंग रूपेश। हाँ मैम क्लियर है, प्रशांत कह रहे हैं। चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ तक क्लियर है तो। यस मैम क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर है तो सभी को। देखो, फिर इसके बाद में एक डायग्राम देखेंगे हम। देखो, बायो में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस हो, आप लोगों को इतना तो पता ही चल गया होगा। डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और प्लस डायग्राम के बेस पे आपको मार्क्स मिलना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मार्क्स भी काफ़ी अच्छा मिलता है आपको डायग्राम के बेस, ठीक है। इसलिए मैं बोलती भी हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी प्रैक्टिस करा करो। डेली प्रैक्टिस करोगे, आपके भी डायग्राम जो हैं वो एकदम से क्लियर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं मैम हमारे डायग्राम अच्छे नहीं। कोशिश करो, बनेगा जरूर।
ये आपको पता है कितनी लेयर पाई जाती हैं? ये हम क्या बना रहे हैं भाई, कोई बता सकता है आप में से? परागकोश, ठीक है, परागकोश की लेयर बना रहे हैं बाहर वाली, ठीक है, परागकोश की बाहर वाली ये लेयर बनाई है हमने। चलो अब देखो, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये क्या है हमारे पास में? ये है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या है ये? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, ये जो फर्स्ट लेयर था ये थी प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इसके बाद में ये जो सेकंड लेयर पाई जाएगी, देखें ये वाली, ये होगा क्या? बाह्य स्तर। क्या होगा ये? बाह्य स्तर। क्या कहेंगे हम इसको? क्या? एपिडर्मिस, ठीक है, बाह्य स्तर। उसके बाद में क्या होगा? एंडोथीशियम। क्या कहेंगे हिंदी में? अंतः स्तर था, एंडोथीशियम। ठीक है, अब ये है हमारे पास में मिडिल लेयर, या कहेंगे मध्य स्तर। मध्य स्तर, या कह देंगे हम इसको मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो क्या है? देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लघु बीजाणुधानी, ध्यान से सुनेंगे, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत या सबसे बाहरी परत कौन सी है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है भाई। हाँ, मिडिल लेयर तराना एकदम सही आंसर है, मिडिल लेयर। और देखो ये जो हमने लास्ट में ये बनाया है इसको हम क्या कहेंगे? लास्ट में अंदर जो है इसको हम कहेंगे, ये वाली जो लेयर है इसको हम कहेंगे टैपिटम। टैपिटम को हिंदी में भी टैपिटम ही लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आया भी है और पूछा भी है कि जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है टैपिटम। और टैपिटम का क्या काम होता है? टैपिटम का काम होता है कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो अपनी वृद्धि के समय ग्रो कर रही हैं, मतलब हाँ अपनी वृद्धि कर रही हैं, उसके अपनी वृद्धि के समय टैपिटम का काम होता है उनको पोषण प्रदान करने का। ठीक है, टैपिटम का काम होता है उनको पोषण प्रदान करने का। अब देखिए, अब इस डायग्राम में आपको समझना है, हमारे पास में है सबसे पहले बीजाणु, बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, क्या है? बीजाणु जनन कोशिका। देखो एक परागकण बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है हम वो देखेंगे। ये जो बीजाणु जनन कोशिका है इसमें होता है सबसे पहले क्या? समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद में, समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन होने के बाद में यहां पर हमें मिलके तैयार हो जाता है क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये क्या मिलके तैयार हो गया? ये तैयार हो गया लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या कहेंगे हम इसको माइक्रोस्पोर। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हिंदी में कहेंगे लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका।
ठीक है, यानी कि जो बीजाणु जनन कोशिका थी उसमें हुआ समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद में हमें क्या मिला? माइक्रोस्पोर मदर सेल या कहेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं मिली। अब ये जो हमें लघु बीजाणु, देखो एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, कहीं कहीं पर लिखा आ जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, परागकण ना लिखकर वो लोग लिख देते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो क्या है? परागकण का ही एक अपरिपक्व रूप है, या कहेंगे परागकण का ही एक इमेच्योर रूप होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ तराना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, करेक्ट एकदम। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, अच्छी बात है रेखा भाई। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। अब देखो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इनमें क्या होगा? अब इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा इसमें? यहां पर होगा अब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ। अब अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमको यहाँ पर क्या मिलके तैयार हो जाएगा? 4 नई कोशिकाएं मिलकर तैयार हो जाएंगी, और हम इनको क्या कह देंगे? ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमको 4 नई कोशिकाएं मिलके तैयार हो गई। अब हम कह सकते हैं कि ये परागकण हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे परागकण बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये था प्रोसेस लघु बीजाणुधानी का निर्माण, या कहेंगे लघु बीजाणु जनन का प्रोसेस। एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बता दिया था 2011 10 में आया है, 11 में आया है, 13 में, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 में भी आया ही होगा। ठीक है, तो ये लगातार आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में बता रही हूँ मैं, शॉर्ट में नहीं बता रही, लॉन्ग में बता रही हूँ कि ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार। ठीक है, अब देखो हमने कहा था, क्या कहा था कि लघु बीजाणुओं का निर्माण, अच्छा ये तो क्वेश्चन था यहाँ, पुष्प के पराग कोश में पराग कणों का बनना ही क्या कहलाता है? पराग कणों का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब देखो सबसे पहले हमने कहा था कि पराग कोश में जो अधोस्तरीय कोशिका होती है वो विकसित होकर प्रपशु कोशिका में क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, विकसित होकर, यहां से भाई पूरा सभी बच्चे नोट भी करेंगे और ध्यान से एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, प्रपशु कोशिका यहां से विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं में बदल जाएगी, जो कि है पहली प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, अब आगे अगर हम चलते हैं तो जो बीजाणु जनन कोशिका है उसमें होगा समसूत्री विभाजन। ये सब कहाँ हो रहा है भाई? ये हो रहा है लघु बीजाणुधानी के अंदर। ये जो है क्या है? लघु बीजाणुधानी है, उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है कि जो बीजाणु जनन कोशिका है उसमें हुआ समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद में हमको मिलके तैयार हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम कहेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में हुआ अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमें क्या मिलके तैयार हो गया? हमारे परागकण। ठीक है, और ये जो आपको सब सारी लेयर पता ही होंगी, सबसे बाहर वाली लेयर प्राथमिक भित्तीय कोशिका, फिर बाह्य स्तर यानी कि एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, सबसे अंदर वाली क्या है? टैपिटम। ठीक है, सबसे अंदर वाली क्या है? टैपिटम है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? देखो तो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका प्राथमिक बीजाणु जनन जो कोशिका थी
उससे क्या हुआ था, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका थी, उससे हमें क्या मिला था, याद करिए, उससे हमें मिला था लघु बीजाणु मात्र कोशिका। देखिए बीजाणु जनन कोशिका से हमें क्या मिला था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन हुआ और हमें क्या मिला, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका मिली। विभाजन कौन सा हुआ यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ, यहाँ पर हुआ समसूत्री विभाजन, यहाँ पर हुआ समसूत्री विभाजन, ठीक है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ। अब आपको पता है कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका हमको मिलके तैयार हुई थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमको क्या मिलके तैयार हो गया, हमारे परागकण, ठीक है। तो यहाँ कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में यहाँ पर हमको 4 हमारी नई कोशिकाएं मिलकर तैयार हो गई, तो हमें प्राप्त हो गई नई कोशिका, जिनको हम क्या कह सकते हैं, जिनको हम परागकण कह सकते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कह सकते हैं, जिनको हम परागकण कह सकते हैं। पॉलन ग्रेन, ठीक है, जिनको हम परागकण कह सकते हैं आगे, ये आगे मैच्योर होकर और क्या बन जाएंगे, परागकण। तो यहाँ तक अभी क्लियर है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है लघु बीजाणु जनन वाला। अब बताएं जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सदिया हम आगे बढ़ जाएंगे, तो बाकी बच्चे कुछ कुछ लगे हुए हैं गॉसिप करने में। ये जो हम बता रहे हैं आपको लघु बीजाणु जनन और गुर बीजाणु जनन, ये इस चैप्टर के ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में, ये तो हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, हाँ मैम क्लियर है, पीयूष कह रहे हैं। देखो हम वो देख ले रहे हैं, पर फिर ना ऐसा हो जाता है कि फिर यहाँ पे पढ़ाने में ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, उधर भी देखो इधर भी देखो करके। बाकी ऐसा कुछ नहीं प्रशांत, हम देख लेते हैं, हमें पता होता है, ठीक है। ठीक है चलो, गुर बीजाणु जनन को समझाइए। तो देखो ये इस चैप्टर के जो लघु बीजाणु जनन और गुर बीजाणु जनन जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो अगर हम वैसे देखें तो इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट की नहीं कर रहे। लॉन्ग क्वेश्चन में लघु बीजाणु जनन और गुर बीजाणु जनन जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने बता भी दिया था आप लोगों को। चलो आगे बढ़े फिर, चलिए चलो। तो गुर बीजाणु मात्र कोशिका से गुर बीजाणुओं का निर्माण ही क्या कहलाता है, गुर बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। तो गुर बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, आप लोग नोट करते चलिए, गुर बीजाणु मात्र कोशिकाओं से किसका निर्माण, किसका निर्माण भाई, गुर बीजाणुओं का निर्माण, ठीक है। गुर बीजाणु मात्र कोशिका से गुर बीजाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है, गुर बीजाणु जनन
कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, जैसे उसमें था लघु बीजाणु मात्र कोशिका, वैसे ही इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है। जैसे हम वहां पे पढ़ रहे थे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से पराग कणों का निर्माण ही लघु बीजाणु जनन कहला रहा था, वैसे ही यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का निर्माण क्या कहला रहा है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। राम प्रताप सही है एकदम। भाई नाम आपका डॉलर ड्योलर ड्यूलर जो भी है, डॉलर यादव शॉर्ट, थोड़ा सही सा नाम रख लिया करो है। चलो आगे बढ़े फिर। नाम थोड़ा सा अच्छा सा नहीं, में थोड़ा सा ऐसा रख लिया करो, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सही आए। चलो अब इसमें समझिए। चलो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत बातें कर ली, यहाँ पे आ जाइए अब आप। पेंसिल पकड़ लीजिए हाथ में या पेन ले लीजिए और फटाफट से डायग्राम पे आ जाइए। देखो ये क्या लिया है? ये हमने ली है क्या? अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका ये है। इसमें क्या? अधोस्तरीय कोशिका। क्या है ये? अधोस्तरीय कोशिका। देखो बहुत सारे पॉइंट लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में सेम है, यानी कि मिलते हैं। तो अगर अगर आपने लघु बीजाणु जनन थोड़ा ध्यान से पढ़ा है तो आप इसे भी पढ़ लोगे। ठीक है, अब देखो हमने अंड कोशिका ली है, इसमें अधोस्तरीय कोशिका है। अधोस्तरीय कोशिका में क्या होगा? यहाँ पर होगा विभाजन। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है इन लॉन्ग क्वेश्चनों में कि आपको फालतू का दुनिया भर की थ्योरी नहीं लिखनी है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपके लिए बेनिफिट ये है कि इसमें दुनिया भर का फालतू का थ्योरी आपको नहीं लिखना है। डायग्राम से आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम आ जाता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप उसको अपने लिए एक प्लस पॉइंट मान के चलिए कि अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम आ रहा है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने का। ठीक है, और कुछ बच्चे भागते हैं पर डायग्राम से, क्या किया जाए? देखो अधोस्तरीय कोशिका थी, इसमें हुआ विभाजन। इसमें जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद में यहां पर मिला एक बीजाणु जनन कोशिका। यहां पे दो कोशिकाएं मिली, ये एक तो बीजाणु जनन कोशिका, सेम जो हमें लघु बीजाणु जनन में मिल रही थी, सेम वैसे ही बीजाणु जनन कोशिका, और एक हमें क्या मिलेगी? वित्तीय कोशिका। वित्तीय कोशिका। कुछ पॉइंट जो है आपको अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये उसी में ही शामिल है, उसी से रिलेटेड है। आपको कुछ नए वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अंड कोशिका ली जिसमें कि अधोस्तरीय कोशिका थी, उसमें हुआ विभाजन। विभाजन के बाद में देखो एक था, उसमें विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में एक हमको मिल गई बीजाणु जनन कोशिका और एक मिल गई वित्तीय कोशिका। ठीक है, अब नाम पे डिस्कशन चल रहा है आप लोगों का, है अच्छा नाम है, डॉलर होगा जरूर। प्रदीप यादव जौनपुर। चलो
आगे बढ़े कि नहीं बढ़े फिर? देखो अब ये हमें मिल गई बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका। अब जो बीजाणु जनन कोशिका है हमारे पास में, ये क्या करेगी, ये बिना विभाजित हुए, ध्यान से सुनेंगे, बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका जो है ये बिना विभाजित हुए, बिना विभाजित हुए किसमें बदल जाएगी? बीजाणु जनन कोशिका, जो हमें दो कोशिकाएं मिली थी, एक बीजाणु जनन और एक भित्तीय कोशिका, ठीक है। तो जो बीजाणु जनन कोशिका है वो बिना विभाजित हुए गुण बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? ये बदल जाएगी गुण बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें गुण बीजाणु मात्र कोशिका में ये बदल जाएगी, ठीक है। यानी कि जो बीजाणु जनन कोशिका थी बिना विभाजित हुए गुण बीजाणु मात्र कोशिका में बदल गई। अब ये जो गुण बीजाणु मात्र कोशिका है, अब होगा इसमें क्या? अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें होगा क्या? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा अब इसमें। इसको एक बार और मैं लास्ट में आपको क्लियर करूंगी जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा। वैसे आप सभी को आ ही जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखो गुण बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो हैं, अब गुण बीजाणु मात्र कोशिकाओं में हुआ क्या? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब अर्धसूत्री विभाजन के बाद में ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमको मिलकर तैयार हो गई 4 नई कोशिका, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमको 4 नई कोशिकाएं मिलकर तैयार हो गई। लेकिन इन 4 में से जो 3 हैं वो क्या हो जाएंगी? वो नष्ट हो जाएंगी। स्टार्टिंग की 5 बन गई क्या भाई? 5 बन गई, सॉरी 4 बनाने। अब ठीक है ना। अब इन 4 में से हम यहां लिख सकते हैं कि 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी तथा एक ही कोशिका कैसी रहेगी? एक ही कोशिका क्रियाशील रहेगी। एक ही कोशिका क्रियाशील रहेगी, ठीक है। यानी कि गुण बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 4 हमें नई कोशिकाएं मिली। 4 नई कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई। जो एक कोशिका बची वो ही क्या रहेगी? वो ही एक्टिव फॉर्म में रहेगी, या कहेंगे वो ही क्रियाशील रहेगी, ठीक है। मैम मेरा नेट स्लो चल रहा है। हाँ 5 बन गए थे भाई, हृदयांशी गलती वो फ्लो में बन गए, ठीक है। वो फ्लो में बन गए थे। चलो अब देखो हमने क्या कहा है कि हमें एक कोशिका जो बची है वो ही क्रियाशील रहेगी, ठीक है। जो हमें एक कोशिका बची है हमारे पास में वो ही क्या रहेगी? क्रियाशील रहेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक जो कोशिका बची थी हमने कहा है वो ही कैसी रहेगी? क्रियाशील रहेगी। तो चलो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं हम।
ठीक है, एक जो कोशिका थी ये हमने कहा वो ही क्या रहेगी, यहाँ पर क्रियाशील रहेगी। अब ये जो एक कोशिका बची है यहाँ पर, अब होगा इसमें क्या, कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन होगा। अब बस आपको यहाँ से ये याद रखते चलना है कि अब सब में समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन जब इसमें हुआ, समसूत्री विभाजन के बाद में समसूत्री विभाजन का क्या मतलब होता है कि गुणसूत्रों की संख्या जिसमें कैसी रहती है, गुणसूत्रों की संख्या जिसमें रहती है समान। ठीक है, समसूत्री का मतलब गुणसूत्रों की संख्या जिसमें कैसी रहती है, समान रहती है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, बीजांड द्वार की तरफ है, और जो ऊपर है वो कहाँ है, निभाग की ओर है। ये किधर है, निभाग की ओर। ठीक है, फिर से होगा इसमें क्या, समसूत्री विभाजन। ठीक है, फिर से क्या होगा इसमें, समसूत्री विभाजन होगा। चलो, आप लोगों के कमेंट भी देखना बहुत जरूरी होता है बीच में, क्या पता आप लड़ भी तो पढ़ते हो, कभी कभी पढ़ाई पे ध्यान ना देके आपस में अपना लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दे। चलिए, देखो समसूत्री विभाजन हुआ। अब यहाँ पर 2 कोशिकाएं थी, अब हमें मिल गई यहाँ पर 4 कोशिकाएं। ठीक है, अब 4 कोशिकाएं मिल गई, फटाफट से बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें, आ जाते हैं यूं कर। ठीक है, यहाँ बनाएंगे अब नेक्स्ट डायग्राम। अब हमें 4 के बाद में कितनी नई कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, 8। कितनी नई कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, अब 8 नई कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। विभाजन कौन सा होगा, सेम समसूत्री विभाजन रहेगा यहाँ पर भी। ठीक है, समसूत्री विभाजन रहेगा यहाँ पर भी। देखिए, अब हम देखेंगे इनका अरेंजमेंट। जो हमें कोशिकाएं मिली हैं, जो हमें ये 8 जो नई कोशिकाएं मिली हैं, अब हम इनका अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, देखो अब इनका अरेंजमेंट देखते हैं, अलग कलर से बनाएंगे इसीलिए। थोड़ा सा छोटा करेंगे डायग्राम को और एडजस्ट करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, भाग दिख रहा है। चलिए, देखिए इसके आगे ही फिर एक और जो क्वेश्चन है वो यहीं से कनेक्ट होके चलेगा। देखो, अब यहाँ पर 8 कोशिकाएं मिली हमें, तो 3 तो दिखेंगी हमें कहाँ पर, इधर ऊपर की तरफ, यहाँ पर, और 2 दिखेंगी हमें यहाँ पर मिडिल पार्ट में, और 3 दिखेंगी हमें कहाँ पर, यहाँ पर नीचे, 1 और ये। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जो ये सबसे ऊपर वाले पार्ट पे हैं ये क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या है, प्रतिमुखी। और ये जो है ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक, या हम इनको पोलर न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं इंग्लिश में, ध्रुवीय केंद्रक को पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए, बीच में जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ध्यान से देखेंगे, बीच में जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये है अंड कोशिका। क्या है, अंड कोशिका। और ये जो अंड कोशिका के साइड में आपको जो 2 ऑरेंज कलर की और जो नई कोशिकाएं दिख रही हैं, ये हैं क्या, ये हैं सहायक कोशिकाएं। ये दोनों क्या हैं, ये हैं सहायक कोशिकाएं। ठीक है, ये है सहायक कोशिकाएं। तो ये हो जाता है हमारा
गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पूरी। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन था हमारा गुरु बीजाणु जनन को समझाइए। जैसे हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था वैसे ही है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, ये और आपको ये बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं और बता भी दिया है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का निर्माण ही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब सबसे पहले हमने एक अंड कोशिका ली, उसमें जो अधोस्तरीय कोशिका थी उसमें हुआ विभाजन। विभाजन के बाद में यहां तक तो देखो लघु बीजाणु जो जनन हमने पढ़ा था सेम वही है। लघु बीजाणु जनन में भी क्या था? अधोस्तरीय कोशिका जो थी वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही थी। किस किस में? बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका। तो यहाँ पर भी अधोस्तरीय कोशिका में विभाजन हुआ, वो बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका में विभाजित हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े फिर। हाँ हृदयांशी, मिडिल में दो ही हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोलाई या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ध्यान से और सुने, अभी क्लियर कर देते हैं और एक दो बच्चों को जिसको भी कंफ्यूजन रह गया होगा। अब देखो, जो बीजाणु जनन कोशिका है, ध्यान से सुनेंगे, यानी कि ये जो ऊपर वाली कोशिका है बीजाणु जनन कोशिका, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाएगी। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ही लिखवाए हैं, उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो बीजाणु जनन कोशिका है वो बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में फिर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमें नई 4 कोशिकाएं मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? नई चार कोशिकाएं मिलेंगी। 4 में से जो 3 कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी तथा जो एक कोशिका है वो ही कैसी रहेगी? एक कोशिका ही यहाँ पर क्रियाशील रहेगी, यानी कि एक कोशिका ही यहाँ पर काम करेगी, बाकी जो 3 कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अरे भाई देखो, हमारा काम है आपको पढ़ाना, टाइम देना। ठीक है, तो उसमें धन्यवाद की जरूरत नहीं है, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या कहा? 4 कोशिकाओं में से एक जो कोशिका है वो ही क्रियाशील रहेगी, बाकी 3 नष्ट हो जाएंगी। जो एक बची है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जो अब एक बची है हम बस अब उसी पे काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ये इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, और ये हर बार पूछे जाते हैं। तो देखो, जो एक कोशिका जो हमारे पास बची है, जो कि हम कह रहे हैं कि एक कोशिका ही इसमें क्रियाशील है, तो वो जो एक कोशिका इसमें क्रियाशील है उसमें होगा समसूत्री विभाजन। एक कोशिका बनेगी निभाग द्वार की तरफ, दूसरी कोशिका बनेगी बीजांड द्वार की तरफ। ठीक है, अब फिर से इसमें समसूत्री विभाजन होगा, फिर हमें 4 कोशिकाएं मिल जाएंगी। अब उन 4 कोशिकाओं में से फिर से समसूत्री विभाजन होगा, फिर हमें 8 कोशिकाएं। अब इन 8 कोशिकाओं का अरेंजमेंट देखेंगे, तो जो ऊपर 3 है इन्हें कहेंगे हम प्रतिमुखी कोशिकाएं, और जो बीच में है इनको हम कहेंगे ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई है जो बीच में है। अब देखो, जो नीचे है लास्ट में 3, इसमें जो ये जो लाइट ग्रीन कलर से है ये है अंड कोशिका, जो कि नर युग्मक के साथ में क्या बना देती है? जाइगोट या युग्मनज बना के तैयार कर देती है। और जो साइड में जो 2 है ये है क्या? सहायक कोशिका। क्या है ये? सहायक कोशिकाएं हैं। अब बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अर्पित मिश्रा, अर्पित बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित, पर देखेंगे भाई, अभी पता नहीं। यहां तक बताएं सबको क्लियर है कि नहीं? देखो जल्दी बताएं। एक और मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, एक पॉइंट।
अभी यहाँ पर आ गया है तो इसी में मैं इसको ऐड करके बता दे रही हूँ। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया है मैंने ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, है सुंदर, समझिए। देखो अब जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलो पहले ये देखते हैं क्लियर है कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है मैम, सुबह और रिवीजन कर लेंगे फिर सही से हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। देखो आप सभी को पता है कि यहाँ पर दो नर युग्मक आते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि पराग कण का अंकुरण पढ़ाया था ना, जब इसके शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे पराग कण का अंकुरण, तो उसमें जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका में विभाजन होता है, जनन कोशिका में विभाजन के बाद में दो नर युग्मक बनते हैं और वो दो नर युग्मक वो जो दो नर युग्मक हैं वो यहाँ पर अंदर एंटर करते हैं। तो एक नर युग्मक कहाँ पर आता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पराग नलिका से इसके अंदर कितने युग्मक नर युग्मक आते हैं? दो। और वो दो नर युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? जब पराग कण में अंकुरण हो रहा होता है तो जो जनन कोशिका है उसके विभाजन के बाद में दो नर युग्मक बनते हैं। तो एक नर युग्मक आके यहाँ पर जुड़ता है और एक नर युग्मक जुड़ता है यहाँ पर। ये दोनों क्या हैं? नर युग्मक हैं। ठीक है। अब ये जो इसके साथ जुड़ा है, ये कहलाएगा क्या? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन या हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन ये हो जाएगा त्रिसंलयन। और जो अंड कोशिका के साथ में जुड़ा है एक नर युग्मक, ये क्या बना देगा? और हाँ, इसका एक और नाम भी तो है, इसका एक और जो नाम है वो क्या है? इसका एक और नाम है वो है क्या? भ्रूण कोश। क्या है? भ्रूण कोश है इसका एक और नाम। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, जो अंड कोशिका के साथ में नर युग्मक जुड़ा है तो ये बन जाएगा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। ठीक है, ये भ्रूण कोश और ये भ्रूण कोश। तो क्वेश्चन पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? दोहरा निषेचन। तो यानी कि जब दो नर युग्मक आके एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ में एक नर युग्मक आके ध्रुवीय केंद्रक के साथ में संलयित होता है और त्रिसंलयन या भ्रूणपोष बनाता है, तथा दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका के साथ में, ये क्या है? अंड कोशिका है, तथा दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका के साथ में संलयित होकर भ्रूणकोश बनाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वो त्रिसंलयन है और ये यहाँ पर हो जाएगा द्विसंलयन। तो यानी कि ये पूछा जाता है कि इसमें से डिप्लॉयड कौन सा है और ट्रिप्लॉयड कौन सा है। तो जो भ्रूणकोश होगा ये 2n होगा, यानी कि डिप्लॉयड होगा। और जो अगर भ्रूणकोश की बात करें, भ्रूणपोष की बात करें तो द्विगुणित होगा। और अगर भ्रूणपोष की बात करें तो ये कैसा होगा? यहाँ पर ये त्रिगुणित होगा। तो इसके लिए हम 3n लिख देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिख देते हैं? 3n लिख देते हैं। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। चलो आज की क्लास को अब हम यहीं खत्म करेंगे। ये भी इसी का, देखो क्योंकि ये हमने यहाँ पर फिनिश किया था ना, कहाँ गया भाई? देखो यहाँ पर फिनिश किया था, ये इसी का पार्ट है, इसीलिए हमने आगे कंटिन्यू कर दिया है। जो क्वेश्चन आता है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये इसी में बता दिया दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे।